हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वेव नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ही कॉमन लैंग्वेज में लाइट बोलते हैं। हालांकि हमने ये जाना कि हर तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजिबल लाइट नहीं है। लाइट एक जनरल वर्ड है जो विजिबल एज वेल एज इनविजिबल लाइट दोनों के लिए यूज में आता है। हमने वेव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करे। याद करिए, एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड रेफर्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मतलब क्रेस्ट के कोरिस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड ले लिया जाए या ट्रफ के कोरिस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड ले लिया जाए डिस्टर्बेंस का, उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट्स or two consecutive troughs in any snapshot of the wave। दो लगातार आने वाले क्रेस्ट्स या दो लगातार आने वाले ट्रफ्स के बीच की दूरी है वेवलेंथ। या फिर एक अप कर्व और एक डाउन कर्व मिलाकर जो एक्सटेंट कवर होता है उसको भी बोल सकते हैं वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड बाय द पार्टिकल और द फील्ड पर यूनिट टाइम। वेव की फ्रीक्वेंसी बेसिकली सोर्स पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ऑसिलेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल से जनरेट होते हैं। वो ऑसिलेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल पर सेकंड कितने ऑसिलेशंस कर रहा है वही वेव की फ्रीक्वेंसी डिटरमिन करेगा। इसके अलावा हमने वेव नंबर पर भी बात करी जिसका सिंबल था न्यू बार। वेव नंबर इज सिंपली द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स दैट कैन बी फिटेड इन 1 यूनिट लेंथ। 1 मीटर में जितनी वेवलेंथ फिट हो सकती है उस नंबर को बोलते हैं वेव नंबर। इट इज डिटरमिन्ड बाय सिंपली टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। न्यू बार इज 1/λ। इसके अलावा हमने वेव स्पीड फाइंड करना भी सीखा। वेव स्पीड इज सिंपली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम। जिस पॉइंट से वेव ओरिजिनेट हुई है उस पॉइंट से 1 सेकेंड में वो कितना दूर जा पाती है वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड कहलाता है वेव स्पीड। वेव स्पीड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की मदद से फाइंड की जाती है। ये मैंने पिछली बार एक एग्जांपल में शो किया। वेव स्पीड इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी सोर्स से जनरेट हुई है और वो मीडियम चेंज करते हुए जा रही है तो उसकी स्पीड बदलती जाएगी मीडियम टू मीडियम। वेवलेंथ भी बदलती जाएगी लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर लाइट सिर्फ वैक्यूम में ही ट्रेवल कर रही हो तो फिर उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, वेवलेंथ कुछ भी हो, उसकी स्पीड हमेशा सेम रहती है। फॉर लाइट ट्रेवलिंग इन वैक्यूम स्पीड क्या रहती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3.00 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रहे, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये मेजर्ड वैल्यू है जिसको राउंड ऑफ किया गया है होल नंबर में। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अ स्पीड विच कैन नॉट बी अटेन्ड बाय एनी अदर मूविंग ऑब्जेक्ट। लाइट की स्पीड को क्रॉस करना तो असंभव है ही, लाइट की स्पीड के बराबर पहुंचना भी संभव नहीं है। ठीक है। तो ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में डिस्कस करी। हमने ये जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक ह्यूज रेंज ऑफ वेवलेंथ्स में, एक ह्यूज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में पाए जाते हैं और उस वेवलेंथ की एंटायर रेंज को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ्स को देखते हुए हमने अलग अलग रीजन्स डिफाइन किए, जैसे रेडियो वेव्स, टीवी वेव्स, माइक्रोवेव्स एटसेट्रा। तो आपको ये बात रफली ध्यान रहनी चाहिए कि किस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए वेवलेंथ का ऑर्डर क्या रहता है। जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए वेवलेंथ का ऑर्डर रफली 10⁻⁻8 मीटर के आसपास रहता है। ठीक है। इंफ्रारेड लाइट के लिए वेवलेंथ का ऑर्डर रफली 10⁻6 मीटर के अराउंड रहता है। इंफ्रारेड लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट के बीच में एक थिन विड्थ में
मिलती है विजिबल लाइट, विजिबल स्पेक्ट्रम जिसकी वेवलेंथ रेंज होती है 380 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। इसमें 7 कलर्स अकोमोडेटेड होते हैं जिसको अपन एक एक्रोनिम के तौर पर याद रखते हैं, WebGyor। So these were the things that we were discussing in the last class. चलिए आज लाइट के दूसरे नेचर के बारे में बात करेंगे। लाइट से जुड़ी हुई कुछ फिनोमेना ऐसी हैं जो लाइट को वेव मानने से एक्सप्लेन होती है, जैसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और भी कई फिनोमेना है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब है बैंडिंग ऑफ लाइट, बैंडिंग ऑफ द पाथ ऑफ लाइट व्हेन द लाइट पासेस थ्रू अ वेरी स्मॉल अपर्चर, अ वेरी स्मॉल ओपनिंग। एक बहुत स्मॉल ओपनिंग से जब लाइट पास करती है तो लाइट की पाथ बैंड हो जाती है। इस फिनोमेना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस का मतलब है दो अलग अलग लाइट, दो अलग अलग सोर्सेस से आने वाली लाइट का आपस में कंबाइन करना और एक रिजल्टेंट वेव क्रिएट करना। दो डिफरेंट सोर्सेस से आने वाली लाइट का कंबाइन करके एक न्यू वेवलेंथ की न्यू लाइट क्रिएट करना इंटरफेरेंस कहलाता है। ठीक है, इंटरफेरेंस इज ऑफ लाइट इज सिंपली सिमिलर टू द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे दो वेक्टर्स को ऐड करने पर एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, वैसे ही दो लाइट वेव्स आपस में कंबाइन करके एक रिजल्टेंट लाइट वेव बनाती हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरफेरेंस या सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स। तो लाइट का आपस में इंटरफेयर करना, लाइट का डिफ्रैक्ट करना, ये कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं, ऐसी फिनोमेना है जो लाइट को वेव मानने से एक्सप्लेन होती है। लेकिन कुछ और फिनोमेना ऐसी हैं जिनमें अगर लाइट को वेव माना जाए तो फिर ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन नहीं हो पाते, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जिसमें एक मेटल को हीट किया जाता है और हीट किए जाने पर उस मेटल से डिफरेंट कलर की लाइट एमिट होती है। मेटल को हीट किए जाने पर उसका कलर रेड से बदलकर व्हाइट की तरफ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस बात को लाइट का वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ध्यान रहे, क्लासिकल फिजिक्स में लाइट को वेव माना गया है। क्लासिकल फिजिक्स में लाइट को क्या माना गया है? वेव। और क्लासिकल फिजिक्स तो ये कहता है कि वेव नेचर के साथ पार्टिकल नेचर नहीं मिल सकता। जो वेव है वो सिर्फ वेव है और जो पार्टिकल है वो सिर्फ पार्टिकल है। पार्टिकल्स कैन नॉट हैव वेव नेचर एंड वेव्स कैन नॉट हैव पार्टिकल नेचर। दिस इज व्हाट क्लासिकल मैकेनिक्स बिलीव्स इन। एंड people in classical mechanics believe that light is simply a wave. लेकिन लाइट को वेव मानने से एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू लाइट एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। मैंने नाम लिया ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, एटॉमिक स्पेक्ट्रम हो, ये कुछ ऐसी फिनोमेना है जिसमें एटम्स लाइट के थ्रू एनर्जी गेन कर रहे हैं, लाइट से एनर्जी गेन कर रहे हैं या फिर लाइट के फॉर्म में एनर्जी लूज कर रहे हैं। When substances gain or lose energy in the form of light, in such instances, light is not found to behave like a wave. अगर लाइट को वेव माने तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन नहीं होते। अगर लाइट को वेव माने तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन नहीं होते। वो सारी फिनोमेना जिसमें लाइट एनर्जी ट्रांसफर कर रही होती है, उन सारी फिनोमेना के ऑब्जर्वेशंस लाइट को वेव मानने से एक्सप्लेन नहीं हो पाते। जब ये प्रॉब्लम लोगों के सामने आई कि लाइट को वेव मानने से एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू लाइट एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, तब मैक्स प्लैंक नाम के एक फिजिसिस्ट ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया। उसने कहा कि जब लाइट एनर्जी ट्रांसफर कर रही होती है उस समय लाइट को विजुअलाइज करना चाहिए नॉट एज अ वेव बट एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। जैसे इस रूम में जो बल्ब लगा हुआ है, उस बल्ब के थ्रू जो लाइट निकल रही है
वो लाइट जब किसी एटम को, मॉलिक्यूल को, मेटल सरफेस को एनर्जी दे रही है, तो हमको ये विजुअलाइज करना चाहिए कि उस सोर्स से वेव्स नहीं निकल रही हैं, उस सोर्स से पार्टिकल्स की बारिश हो रही है. Whenever light is transferring energy, you should visualize light as a stream of particles. This is what Max Planck proposed. He said that light consists of quantas or packets of energy. And these packets of energy, these particles of light, were later on called as the photons. So let us now come to particle nature of light. कुछ एस्पेक्ट्स में लाइट वेव है, कुछ एस्पेक्ट्स में लाइट पार्टिकल है. ठीक है. लाइट में ड्यूअल नेचर है. जैसे मैं जब स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूं तब तो मैं एक टीचर हूं, लेकिन जब मैं अपनी फैमिली के साथ होता हूं उस समय मैं टीचर नहीं हूं. तो मैं दो डिफरेंट रोल्स परफॉर्म कर रहा हूं. When I am a teacher, I am a teacher. When I am performing a different role, I am not a teacher. तो एक डिफरेंट सिचुएशन में मैं एक डिफरेंट रोल परफॉर्म कर रहा हूं. सिमिलरली डिफ्रैक्शन में, इंटरफियरेंस में लाइट इज अ वेव, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, जब भी लाइट से किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी मिले, उन सारे इंस्टेंसेस में लाइट इज बिहेविंग लाइक अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स. पिछली क्लास में भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था क्रिकेटिंग बॉर्ड लैंग्वेज में, जिसको ऑलराउंडर कहते हैं. वो पर्सन भी दो रोल परफॉर्म करने में कैपेबल होता है, पर वो दोनों रोल्स एट द सेम इंस्टेंट परफॉर्म नहीं करता. सिमिलरली लाइट किसी एक्सपेरिमेंट में, किसी फिनोमेना में वेव होती है, और किसी दूसरे फिनोमेना में लाइट पार्टिकल होती है. जब वो पार्टिकल होती है तो उसको सिर्फ पार्टिकल के तौर पर देखें, जब वो वेव है तो उसको सिर्फ वेव के तौर पर देखें. दोनों नेचर एक ही फिनोमेना में नहीं दिखाई देंगे. एक फिनोमेना में एक ही नेचर दिखाई देगा. ये बात समझना आपके लिए जरूरी है. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे, उसमें लाइट को सिर्फ पार्टिकल की तरह ही मानना है. और इंटरफियरेंस ऑफ लाइट जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, उसमें लाइट को सिर्फ वेव की तरह ही मानना है. एक फिनोमेना में लाइट का एक ही नेचर दिखाई देगा. हालांकि लाइट में दोनों नेचर हैं, पर वो अलग अलग फिनोमेना में दिखाई देंगे, एक साथ एक ही फिनोमेना में, एक ही इंस्टेंस में दिखाई नहीं देंगे. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. चलिए, तो एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को समझना और अप्रिशिएट करना जरूरी है. पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर समझेंगे, उसके बाद मैटर का ड्यूअल नेचर भी समझेंगे. जो बातें मैंने डिस्कस करी वही यहां पर लिखी हुई हैं. While the wave nature of light is able to account for का मतलब है able to explain many phenomena associated with light. लाइट से जुड़ी हुई कई फिनोमेना, जैसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट. डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस क्या है, इसके डिटेल्स में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है. जितना मैंने बता दिया उतना ध्यान रखो. Bending of light when it passes through tiny apertures, tiny openings, microscopic openings is called as diffraction. And combining of two different light waves to form a resultant light wave is called interference. ये जो फिनोमेना है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये लाइट को वेव मानने से एक्सप्लेन होती है. बट द वेव नेचर ऑफ लाइट is unable to explain the observations associated with energy transfer due to light. जब भी लाइट से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा हो तो लाइट को वेव मानने से ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन नहीं होते. ठीक है ना. इसके डिटेल्स हम आगे समझेंगे. अभी बस इतना मान लो कि जब भी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होता है लाइट से, तब हम लाइट को अगर वेव मानेंगे तो ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन नहीं होते हैं. ऐसी सिचुएशन में मैक्स प्लैंक ने ये प्रपोज किया कि लाइट में एक दूसरा नेचर भी होता है. Whenever light is transferring energy, you should visualize the light to be a stream of packets, light to be a stream of quantas of energy, and those packets of energies are called as photons. ठीक है ना. तो एक ट्यूबलाइट जो रूम में लगी हुई है,
उससे जब आपको एनर्जी मिल रही हो या किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी मिल रही है तो आपको विजुअलाइज करना चाहिए कि उस ट्यूबलाइट से पैकेट्स ऑफ एनर्जी गिर रहे हैं, वेव निकल रही है उस सोर्स से, ऐसा नहीं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी गिर रहे हैं, बारिश हो रही है, पानी की नहीं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी की, क्वांटास ऑफ लाइट की। और लाइट के क्वांटास को, लाइट के पार्टिकल्स को बोला गया फोटॉन्स, ऑल्दो दिस नेम वाज नॉट गिवन बाय प्लैंक हिमसेल्फ। लेकिन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट सजेस्ट करने वाला सबसे पहला पर्सन मैक्स प्लैंक है, मैक्स प्लैंक था। मैक्स प्लैंक in 1980 proposed that light can be visualized as a stream of particles or quantas of energy। पर ये जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, क्वांटास ऑफ एनर्जी हैं, इनसे आपको एनर्जी मिलती है, मास नहीं गिरता है। अगर मेरे ऊपर लाइट गिर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे ऊपर कुछ मास की फॉर्म में मिल रहा है, मेरे ऊपर एनर्जी गिर रही है। क्वांटास आर डिफाइंड एज, फोटॉन्स आर डिफाइंड एज पैकेट्स ऑफ एनर्जी, नॉट पैकेट्स ऑफ मास। फोटॉन का जो कंसेप्ट है वो मास पार्टिकल का नहीं है, एनर्जी पार्टिकल का है। फोटॉन इज नॉट अ मास पार्टिकल, फोटॉन इज एन एनर्जी पार्टिकल। मैक्स प्लैंक proposed that, प्लैंक की ये हाइपोथेसिस थी that light can be visualized as a stream of particles और पैकेट्स, पार्टिकल्स की जगह पैकेट्स भी लिख सकते हैं। पैकेट्स के लिए दूसरा वर्ड यूज होता है क्वांटास ऑफ एनर्जी, that were later named as photons। इन्हीं पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इन्हीं क्वांटास ऑफ एनर्जी, इन्हीं पार्टिकल्स ऑफ लाइट को आगे चलकर नाम दिया गया फोटॉन्स। एक बात शुरू में ही समझ लेना जरूरी है फोटॉन्स के बारे में। फोटॉन का कंसेप्ट एक थ्योरी है। फोटॉन को किसी ने आंखों से देखा नहीं है। फोटॉन के बारे में पढ़ते समय यह मत सोचना कि फोटॉन मुझे दिखा सकते हो क्या, किसी ने देखा है क्या। फोटॉन्स के एग्जिस्टेंस का कोई विजुअल प्रूफ मिला है क्या? नहीं। ध्यान रहे, फोटॉन एक थ्योरी है और उस थ्योरी को मानने से एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू लाइट एक्सप्लेन हो पाता है। अ थ्योरी इज वैलिड if it is able to explain the observations। तो फोटॉन एक आइडिया है, एक थ्योरी है। फोटॉन के बारे में पढ़ते समय ये मत सोचो कि फोटॉन किसी ने देखा नहीं, मैंने भी नहीं देखा, मुझे दिखाया भी नहीं जा सकता, तो मैं क्यों मानूं? फोटॉन की एग्जिस्टेंस को मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? ध्यान रहे, फोटॉन की एग्जिस्टेंस को मानने से एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू लाइट एक्सप्लेन हो सकता है। और जिस आइडिया को एक्सेप्ट करने से हम ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर पाए, लॉजिकली एक्सप्लेन कर पाए, वो आइडिया भी एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है। साइंस में थ्योरीज बताते समय ये नहीं बोला जाता कि इस थ्योरी में आप जो सजेस्ट कर रहे हो वो चीजें आपने देखी हैं क्या। थॉमसन ने जो मॉडल ऑफ एटम बताया, थॉमसन ने वो विजुअली थोड़ी देखा था। रदरफोर्ड ने एटम को अंदर से थोड़ी देखा, वो तो उसकी थ्योरी थी। एक थ्योरी तब तक वैलिड होती है जब तक उसको इनवैलिड साबित ना किया जाए।
जब तक वो ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर पा रही है तब तक वो वैलिड है। सिमिलरली फोटोन का कंसेप्ट भी एक थ्योरी है और इसको मानने से हम एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू लाइट एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसीलिए हमें फोटोन का कंसेप्ट एक्सेप्ट करना होगा। जानना होगा कि फोटोन डिफाइन करने वालों ने फोटोन कैसे डिफाइन किया है, हाउ द कंसेप्ट ऑफ फोटोन हैज बीन डिफाइंड। चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैक्स प्लैंक ने ये सजेस्ट किया कि जब भी लाइट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही हो तो लाइट को एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी की तरह एज्यूम करो। जब भी लाइट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो मान लो कि पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी गिर रहे हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी गिर रहे हैं सोर्स के थ्रू, और उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को आगे चल के नाम दिया गया फोटॉन्स। Planck proposed and Albert Einstein confirmed. Albert Einstein confirmed that the energy of a photon एक एनर्जी पार्टिकल है, the energy of a photon is proportional to the frequency of light. Energy of a photon is proportional to the frequency of light. And doesn't depend on the source's brightness or intensity. Source's brightness or intensity. शुरू में कुछ लोगों ने फोटॉन्स के बारे में, पार्टिकल्स ऑफ लाइट के बारे में, क्वांटास ऑफ एनर्जी के बारे में ये सोचा कि सोर्स जितना ब्राइट होगा, जितना पावरफुल सोर्स ऑफ लाइट होगा, उससे उतने ही एनर्जेटिक पैकेट्स ऑफ एनर्जी निकलते होंगे। सपोज मेरे पास दो बल्ब्स हैं ए एंड बी, एक की पावर है 1 वॉट और दूसरे की पावर है 100 वॉट। वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। 1 वॉट एंड 100 वॉट। तो लोग ये सोचते थे शुरू में कि जो 100 वॉट वाला बल्ब है, जो ज्यादा ब्राइट लाइट एमिट कर रहा है, उसी से ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स निकलते होंगे। लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि यह जरूरी नहीं है। क्वांटास ऑफ लाइट की एनर्जी, पैकेट ऑफ लाइट की एनर्जी ब्राइटनेस ऑफ सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर डिपेंडेंट है। अगर 1 वॉट वाले बल्ब से निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो और 100 वॉट वाले बल्ब से निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी कम हो, तो 1 वॉट वाले बल्ब से ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स निकल रहे हो। हालांकि ये बात जरूर होगी कि उस 1 वॉट वाले बल्ब से पार्टिकल्स कम निकल रहे होंगे क्योंकि उसकी पावर कम है, लेकिन एक पार्टिकल की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है। तो जिस सोर्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसी के पैकेट्स में एनर्जी भी ज्यादा होगी। सोर्स की ब्राइटनेस से फोटॉन्स की एनर्जी डिटरमिन नहीं होती। फोटॉन्स की एनर्जी किस पर डिपेंडेंट होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर। ये बात आइंस्टाइन ने एक्सपेरिमेंटली शो करी। एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड डजंट डिपेंड on the source's brightness or intensity. Energy of photon का सिंबल अगर मैं लिखूं EP, then it is proportional to frequency of light. बहुत सिंपल सी बात लगती है अब डायरेक्ट जानने में,
लेकिन ये बहुत ही बड़ा लैंडमार्क स्टेटमेंट है, इक्वेशन है जो मैं लिखने जा रहा हूं। एनर्जी ऑफ फोटॉन, फोटॉन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ये वेव नेचर से जुड़ी हुई क्वांटिटी है, मतलब पार्टिकल नेचर, पार्टिकल ऑफ लाइट की एनर्जी वेव से जुड़ी हुई क्वांटिटी से डिटरमिन हो रही है। न्यू इज एसोसिएटेड विद वेव्स एंड ईपी इज एसोसिएटेड विद photons. Energy of a photon is proportional to frequency of light. और आप समझते होंगे कि जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में बदलते हैं तो लगाना पड़ता है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहां जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया गया उसका एक स्पेसिफिक सिंबल है, एक स्पेसिफिक नाम है। सिंबल है स्मॉल h और नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट, in the honor of Max Planck, जिसने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट सबसे पहले सजेस्ट किया था। E is equal to h nu, a very simple but highly important equation. ये पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को रिलेट करने वाली इक्वेशन है, ठीक है। ये ड्यूअल नेचर शो कर रही है लाइट का। लाइट में फ्रीक्वेंसी भी है और लाइट में फोटॉन्स भी हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। वेव नेचर ही एसेंशियली पार्टिकल नेचर इंप्लाई कर रहा है, दिख रहा है यहां से। वेव नेचर नहीं होता तो ये पार्टिकल नेचर भी नहीं आता, फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो फोटॉन की एनर्जी कैलकुलेट भी नहीं हो पाती। तो ये दोनों नेचर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वेव नेचर इंप्लाइज पार्टिकल नेचर एंड पार्टिकल नेचर इंप्लाइज वेव नेचर। ये बात एक क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट है, इसको हम धीरे धीरे और अप्रिशिएट कर पाएंगे। But this is a very important equation. EP is equal to h nu. Energy of photon is proportional to frequency of light. Brightness of light से photon की एनर्जी डिटरमिन नहीं होती, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से होती है। इस इक्वेशन में आने वाला प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू जानना और याद रखना बहुत जरूरी है। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ध्यान रहे, फोटॉन की एनर्जी अगर हम जूल्स में लें और फ्रीक्वेंसी सेकंड इनवर्स में या हर्ट्ज में लें तो प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट्स आ जाएंगी जूल सेकेंड, शॉर्ट में JS। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, SI यूनिट्स। इसी वैल्यू को थोड़ा राउंड ऑफ कर दें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में तो हो जाता है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये वाली वैल्यू हम ज्यादा यूज करते हैं। इसको भी और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में राउंड ऑफ कर दें तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। इट इज अ फर्दर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, इससे ज्यादा अप्रोक्सीमेट मत करना। सिंपलर कैलकुलेशन में हम ये तीसरी वाली वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। ये है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यूज, इनको याद रखना जरूरी है। इसी स्टेज पर एक और यूनिट ऑफ एनर्जी डिफाइन कर रहा हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट शॉर्ट में EV, स्मॉल e कैपिटल V। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स। ये जो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है, ये नंबर पढ़कर आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, क्या ये नंबर आपने कभी पढ़ा है, सुना है, लिखा है? ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड है, प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड भी इतना ही है। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर एनर्जी अगर जूल्स में ली जाए तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपन बोलते हैं
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 into 10 to the power minus 19 joules। यहां से दो कन्वर्जन फैक्टर्स भी बन सकते हैं, 1 eV अपॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 joules, या फिर 1.6 into 10 to the power minus 19 joules अपॉन 1 eV इक्वल्स 1। ठीक है ना, इसको नीचे ले जाओगे तो भी 1 रह जाएगा राइट में, इसको राइट में ले जाओगे तो लेफ्ट में 1 रह जाएगा। तो ये दोनों रेशियोज की वैल्यू 1 है, और ये रेशियोज किस काम आएंगे? ऑब्वियसली कन्वर्जन करने के। ये वाला फैक्टर किस काम आएगा? जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बदलने के लिए, और ये वाला फैक्टर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बदलना हो तो 1.6 into 10 to the power minus 19 से डिवाइड करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को जूल्स में बदलना हो तो 1.6 into 10 to the power minus 19 से मल्टीप्लाई करें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाली है एनर्जी की, क्योंकि एटम्स के लेवल पर जूल एक बड़ी यूनिट हो जाती है एनर्जी। एटम्स के लेवल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बेहतर यूनिट है एनर्जी के लिए। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, फोटॉन्स की एनर्जी अक्सर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट किया करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट काफी यूज में आने वाला है आगे, इससे जान पहचान कर लीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 joules। असल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ ऐसे डिफाइंड है, अगर दो मेटल प्लेट्स के अक्रॉस एक 1 वोल्ट की बैटरी लगाई जाए, 1 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, ये बड़ा लाइन सेगमेंट हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, छोटा लाइन सेगमेंट लोअर पोटेंशियल को। तो बताओ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर अट्रैक्ट होगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट होगा, और प्रोटॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट होगा। तो अगर एक प्रोटॉन इस वाली प्लेट पर रखा हुआ है और उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, रेस्ट पर है वो, तो वो इस वाली प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ जाएगा, और जब वो इस वाली प्लेट पर पहुंच जाएगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक्वायर कर लेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। इस बात को अभी आप एज अ फैक्ट एक्सेप्ट करें, जब एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट के अक्रॉस एक्सेलरेट करवाते हैं तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन कर लेता है। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन को भी जो शुरू में रेस्ट पर है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ जाएगा, और जब वो सामने वाली प्लेट पर पहुंच जाएगा तो उसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कुछ ऐसे समझिए, 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जब एक्सेलरेट करवाते हैं, रेस्ट से शुरुआत करते हुए, तो वो जो एनर्जी गेन कर लेता है, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है, उसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के अक्रॉस जब एक्सेलरेट करवाया जाता है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन कर लेता है। एक प्रोटॉन जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस एक्सेलरेट करवाते हैं रेस्ट से शुरुआत करते हुए, तो वो भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैदर कर लेता है, काइनेटिक एनर्जी। So 1 electron volt is the kinetic energy that an electron will acquire when it is accelerated across a potential difference of 1 volt starting from rest। इस तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफाइंड है। एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के अक्रॉस एक्सेलरेट करवाया जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। इसकी प्रॉपर रीजनिंग आप फिजिक्स में समझ पाओगे। फिलहाल इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे डिफाइंड है ये समझ लीजिए। अच्छा, अब तो बताओ, ये जो h की वैल्यू है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू,
6.63 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। क्या आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में बदल सकते हैं? इसके लिए आपको एक कन्वर्जन फैक्टर यूज करना है, ऐसा कन्वर्जन फैक्टर जिसमें जूल से जूल कैंसिल हो जाए और इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में आ जाए। तो ये कन्वर्जन फैक्टर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे जूल कैंसिल हो रहा है और यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है। ये डिवीजन अगर आप परफॉर्म करोगे तो ये वैल्यू आती है 4.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। ये H की वैल्यू एक डिफरेंट यूनिट्स में है, ये भी आपको याद रख लेनी चाहिए। 4.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। ठीक है, सिक्स 6.63 इंटू 10 टू माइनस 34 जूल सेकेंड, या फिर 4.14 इंटू 10 टू माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। ये H की 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में वैल्यूज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटोन की एनर्जी लाइट की फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी को हम वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ईपी, पी फॉर फोटोन, फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है, उससे हमें ये फॉर्मूला मिला कि ईपी होगा एच सी बाय लैम्डा। अब H और C दोनों ही यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं। H और C को मल्टीप्लाई करके भी हम मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, H की वैल्यू अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लूं और C की वैल्यू मीटर पर सेकेंड में, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1240 into 10 to the power minus 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर आएगी। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। 1240 इंटू 10 टू माइनस 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर, और 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर को अपन लिख सकते हैं नैनोमीटर। 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये H और C का प्रोडक्ट है, और ये वैल्यू भी आपको याद रखनी चाहिए, क्वेश्चंस में ये काफी यूजफुल वैल्यू रहेगी। ध्यान रहे मैंने यहां पर मीटर की जगह नैनोमीटर लाया है। 1 नैनोमीटर इज 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर्स। ऐसा करने पर ये ऊपर वाला फॉर्मूला सिंप्लीफाई होकर ऐसा दिख रहा है, EP इज इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन लैम्डा। ठीक है, लेकिन अब इस फॉर्मूला में दो चीजें ध्यान रखने वाली हैं। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में है ऊपर वाली वैल्यू, इसका मतलब हमारे लिए ये कंपलसरी हो गया है कि हम वेवलेंथ किसमें सब्स्टिट्यूट करें, नैनोमीटर्स में। वेवलेंथ हमें नैनोमीटर्स में ही सब्स्टिट्यूट करनी होगी, और ऐसा करने पर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फोटोन की एनर्जी मिलेगी। तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर ये HC की वैल्यू है, इसको आप याद रखिए। लेकिन इसको यूज करते समय वेवलेंथ हमेशा नैनोमीटर में सब्स्टिट्यूट करना, और फोटोन की एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मिलेगी। तो ये तो बात हुई फोटोन की एनर्जी के बारे में। फोटोन को एज एन एनर्जी पार्टिकल डिफाइन किया गया है, नॉट एज अ मास पार्टिकल। चलिए फोटोन के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। Photons are energy particles.
फोटॉन्स एनर्जी कैरी करते हैं. Photons are energy particles and are defined to have a rest mass of 0. Photons का रेस्ट मास 0 डिफाइन किया गया है. फोटॉन्स हैव 0 रेस्ट मास. अब ये रेस्ट मास क्या है? रेस्ट मास की चर्चा हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ ले जा रही है, जो हमारे सिलेबस के स्कोप से बाहर है. फिलहाल 2-3 बातें आपको बताऊंगा, उनको आप ध्यान रखना. आइंस्टाइन ने 2 टर्म्स दिए थे, रेस्ट मास एंड रिलेटिविस्टिक मास. आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका मास अलग होता है, और जब वो मूव कर रहा होता है, जब उसमें एनर्जी होती है, तब उसका मास अलग होता है. व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग विद सम स्पीड, उसका मास एक डिफरेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास. आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास एंड मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी. फोटॉन्स अगर रेस्ट पर होते तब तो उनका मास 0 होता, लेकिन फोटॉन्स कभी भी रेस्ट पर होते नहीं है. फोटॉन्स ऑलवेज मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट. फोटॉन्स की स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. जब फोटॉन्स में ये स्पीड होती है तो फोटॉन्स में एनर्जी के इक्विवेलेंट एक मास आ जाता है, उसको अपन बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास. जब पार्टिकल मूव करता है तब उसका मास रिलेटिविस्टिक मास कहलाता है. अब जब पार्टिकल रेस्ट पर होता है तब उसका मास रेस्ट मास कहलाता है. हालांकि ये रेस्ट मास और रिलेटिविस्टिक मास का आइडिया हमारी डेली लाइफ में हमें उतना यूजफुल नहीं लगता. रेस्ट मास और रिलेटिविस्टिक मास का डिफरेंस तभी बढ़ता है जब पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास पहुंचे. जब तक पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास नहीं पहुंचती, तब तक रेस्ट मास और रिलेटिविस्टिक मास में नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है. तो रेस्ट मास और रिलेटिविस्टिक मास का डिफरेंस तभी बढ़ता है जब पार्टिकल की स्पीड किसके आसपास पहुंचने लगे? क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट. अदरवाइज रिलेटिविस्टिक मास वुड बी अप्रोक्सीमेटली द सेम एज द रेस्ट मास, very nearly equal to rest mass. For objects in daily life like a moving car or a flying bird or a swinging cricket ball, इन सब के लिए रेस्ट मास और रिलेटिविस्टिक मास सेम है, वेरी नियरली इक्वल. तो ये रिलेटिविस्टिक मास का आइडिया बहुत हाई स्पीड्स पर ही सिग्निफिकेंट हो जाता है. फोटॉन्स के कंसेप्ट के बारे में 2-4 बातें ध्यान से समझ लीजिए. फोटॉन्स एनर्जी पार्टिकल्स हैं. फोटॉन्स का रेस्ट मास 0 है. जब मैं कोई फोटॉन एब्सॉर्ब करूंगा तो मैं मास गेन नहीं करूंगा, मैं एनर्जी गेन करूंगा. फोटॉन्स ट्रांसफर एनर्जी, राइट. और कुछ बातें. फोटॉन्स मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, बट their rest mass is 0. However, they have a relativistic mass which can be calculated from the formula E is equal to mc square. Photons travel with the speed of Photons travel with the speed of light, that is 3 × 10⁸ meter per second in vacuum. Photons की स्पीड वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. The relativistic
mass of photons, rest mass और relativistic mass, इस कंसेप्ट के अंदर ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है. मैं आपसे ये अपील करूंगा, रिलेटिविस्टिक मास पर रिसर्च ना करें. दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस ऑल्सो. बस फोटॉन्स के कंसेप्ट में इन दोनों टर्म्स को थोड़ा सा इंडिकेट करना जरूरी था, इसलिए मैंने किया. ठीक है. जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तब उसका मास है रेस्ट मास. जब वो मूव करता है तो उसकी एनर्जी के कारण उसके मास में कुछ बदलाव आता है, क्योंकि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग मास इज एनर्जी एंड एनर्जी इज मास. तो फोटॉन्स के अंदर जो एनर्जी आती है मूव करते समय, उसके कारण फोटॉन्स में एक इक्विवेलेंट मास भी आ जाता है. वो मास एनर्जी के इक्विवेलेंट है. उस एनर्जी के इक्विवेलेंट मास को अपन बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास. दैट्स इट. इससे ज्यादा इन टर्म्स के बारे में अभी जानने की जरूरत नहीं है. द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ फोटॉन्स इज नॉन जीरो and can be calculated from the equation E is equal to mc square. ये आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है, एनर्जी मास इक्विवेलेंस की इक्वेशन. मास इज एनर्जी एंड एनर्जी इज मास. एटम बॉम्ब्स में क्या होता है? एक न्यूक्लियर फिशन होता है, उसमें मास का लॉस होता है और वो लॉस ऑफ मास ही एनर्जी में बदल जाता है. मास इज कन्वर्टेबल इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास. तो फोटॉन्स में एनर्जी है, इसके कारण उनमें एक इक्विवेलेंट मास भी है. उसी को बोल रहे हैं रिलेटिविस्टिक मास. एनर्जी मास इक्विवेलेंस का ये फॉर्मूला है. रेस्ट मास और रिलेटिविस्टिक मास का कंसेप्ट तभी इंपॉर्टेंट हो पाता है जब पार्टिकल की स्पीड लाइट के बराबर पहुंचे या उसके आसपास पहुंचे, अदरवाइज नहीं. ठीक है. और इसी फॉर्मूला से आगे बढ़कर हम मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स भी फाइंड कर सकते हैं. मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स, मोमेंटम का सिंबल है P और इसको इवैल्यूएट करेंगे m टाइम्स c से, where m is the relativistic mass and c is the speed of a photon in vacuum. और इस mc की वैल्यू एनर्जी मास इक्विवेलेंस के फॉर्मूला से आएगी EP by c. यहां से mc की वैल्यू E by c आएगी ना, और EP की वैल्यू लिख सकते हैं hc by lambda. तो यहां से मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स का एक यूजफुल फॉर्मूला मिल रहा है h by lambda. मोमेंटम ऑफ अ फोटॉन. जिस तरह से फोटॉन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. हायर द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लेसर इज द एनर्जी ऑफ द फोटॉन. सिमिलरली मोमेंटम भी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मोमेंटम वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मोमेंटम भी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के साथ वैसी ही प्रोपोर्शनैलिटी रखता है जैसी कि एनर्जी की है. ठीक है. फोटॉन का कंसेप्ट, फोटॉन का आइडिया समझ लीजिए. फोटॉन एनर्जी पार्टिकल्स हैं. फोटॉन्स के पास एनर्जी है, मोमेंटम है, स्पीड है, हालांकि उनका रेस्ट मास जीरो है. ऑल्दो दे हैव अ रिलेटिविस्टिक non-zero relativistic mass which can be evaluated from the formula E is equal to mc square. ये सारी बातें फोटॉन्स के कंसेप्ट में के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक्सेप्ट करनी हो. ध्यान रहे, पहले जानना होता है कि चीजें क्या हैं. क्यों का जवाब धीरे धीरे समझ में आता है.
ठीक है, पहले फैक्ट्स जान लीजिए. हाउ photons are defined. Photons are defined as energy particles with energy being proportional to the frequency of light. E is equal to h nu या फिर E is equal to hc by lambda. h की वैल्यू ध्यान रखिए, जूल सेकेंड में ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में ध्यान रखिए. hc की वैल्यू ध्यान रखिए 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर. तो फोटॉन्स के पास एनर्जी है, स्पीड है, मोमेंटम है, उनका रेस्ट मास जीरो है, नॉन जीरो रिलेटिविस्टिक मास है विच कैन बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम दिस फॉर्मूला. ठीक है, इतनी बेसिक बातें जानने के बाद लेट अस डू अ सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ फोटॉन्स. During radioactive decay, a certain nucleus emits a gamma ray whose photon energy is whose photon energy is 1.24 mega electron volts. Energy of a photon दे रखा है. To what wavelength and frequency does this photon correspond? इस फोटोन से जुड़ी हुई लाइट की क्या वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है. एंड सेकेंडली, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दिस फोटोन. फोटोन का मोमेंटम क्या है. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हालांकि फॉर्मूलाज अप्लाई करना भी हमें सीखना होगा. तो सोचो, लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो फोटोन की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं क्या. लाइट की वेवलेंथ गिवन हो तो फोटोन की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं क्या. इसका रिवर्स भी कर सकते हैं. एनर्जी ऑफ फोटोन गिवन हो तो वेवलेंथ ऑफ लाइट फाइंड कर सकते हैं. क्या हमारे पास इस तरह का कोई फॉर्मूला है. बिल्कुल है. ले देकर अभी तक 2-3 सिंपल फॉर्मूलाज भी इंट्रोड्यूस किए हैं इस चैप्टर में. सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट. और उनमें से एक फॉर्मूला है EP इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा. E पे गिवन होने पर लैम्डा इवैल्यूएट हो सकता है. ठीक है, hc बाय EP. चलिए hc की वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाई थी और कहा था कि इसको याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर वाली वैल्यू. लेकिन ये वैल्यू पुट करने के बाद ये कंपलसरी हो जाता है कि मैं एनर्जी ऑफ अ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखूं. एनर्जी ऑफ अ फोटोन मुझे दे रखा है 1.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6. वो 10 की पावर 6 लगा दी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा ताकि यूनिट्स कैंसिल हो. 1.24 भी ऊपर से कैंसिल हो रहा है. आप देखेंगे वैल्यू मिलेगी 1 इंटू 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर. इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर. ये है लाइट की वेवलेंथ, गामा रेस की वेवलेंथ. इसको पिकोमीटर भी बोलते हैं. 10 to the power -12 मीटर इज कॉल्ड एज पिकोमीटर. इन नामों से जान पहचान कर लीजिए. 10 to the power -15 मीटर इज कॉल्ड एज फेम्टोमीटर. इस स्टेज पर मैं चाहूंगा आप अपने नोट्स में कुछ पेजेस पलटें पीछे की तरफ और जाकर देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमने पिछली क्लास में बनाया था. जाकर देखें गामा रेस की क्या वेवलेंथ बताई गई थी.
गामा रेस की वेवलेंथ 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर के आसपास ही होती है। 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर, ये गामा रेस की वेवलेंथ होती है और वही वैल्यू मिल रही है। तो इससे हम अपने आंसर के बारे में कन्विंस्ड हो सकते हैं। अच्छा, अगर लैम्डा मिल गया तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मिल जाएगी, वेवलेंथ तो मिल गई, now we can find the frequency of light. इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है C is equal to nu lambda. So nu is equal to C by lambda. C is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Lambda is 10 to the power minus 12 meters. तो यहां से फ्रीक्वेंसी आ रही है 3 into 10 to the power 20 हर्ट्ज। फेयरली सिंपल कैलकुलेशन। और उसके बाद सेकेंड पार्ट, फोटोन की एनर्जी गिवन हो तो भी मोमेंटम फाइंड हो सकता है, लाइट की वेवलेंथ गिवन हो तो भी मोमेंटम फाइंड हो सकता है। मोमेंटम ऑफ फोटोन वेवलेंथ से फाइंड करना तो बहुत आसान है, h बाय लैम्डा, एंड h इज 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second. Lambda is 10 to the power minus 12 meters. यहां से मोमेंटम इवेल्युएट करने पर आ रहा है 6.63 into 10 to the power minus 22. मोमेंटम की स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मास टाइम्स वेलोसिटी की यूनिट्स। तो ये है मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। प्रीटी सिंपल कैलकुलेशन, बट ये फॉर्मूलाज कंफर्टेबली कन्विंसिंगली अप्लाई करना आना चाहिए। आज हमने फोटोन के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। फोटोन का कंसेप्ट एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू लाइट एक्सप्लेन करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अगली क्लास में हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है उस बारे में बात करेंगे। ये शो करेंगे कि लाइट के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर क्वांटाइज्ड मैनर में होता है, और फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ आएंगे। आज की क्लास में बताए गए क्वेश्चंस, आज की क्लास में बताए गए कंसेप्ट्स हाईली इंपॉर्टेंट हैं। इनको अच्छे से रिवाइज करिए, समझिए। इसके आगे की चीजें इन्हीं बेसिक्स पर बेस्ड हैं, इनमें स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है। अपने डाउट्स जरूर पूछें, अदरवाइज वो आपको एग्जाम में हर्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।